हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में डेफिनाइट इंटीग्रेशन की। समझ में आ रहा है ना? तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन दिखाई कैसे देता है पता है ना? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। इस तरह से दिखाई देता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसको बोला जाता है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है और उसके बाद में उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। और लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डेफिनाइट इंटीग्रेशन का ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है, ऑलरेडी हम लोग ने 2 लेक्चर देख चुके हैं डेफिनाइट इंटीग्रल पे। और हमारा टॉपिक क्या चालू था पता है ना? इवैल्यूएशन ऑफ सम्स। इवैल्यूएशन ऑफ सम्स बोले तो हम लोग सम सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो आप लोग देखोगे ना, उसमें भी हम लोग ने सम सॉल्व किया था। ये लेक्चर में भी हम क्या करेंगे? डेफिनाइट इंटीग्रेशन के सम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बोले तो स्टार्ट करते हैं सम्स। ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं पहला सम। क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई रेश टू एक्स। इसको सॉल्व करने का, इवैल्यूएट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अच्छा, देख के पता चल रहा है ना भाई, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। कैसे पता चल रहा है? तो भाई देखो, लिमिट्स दिया हुआ है। लिमिट्स दिया हुआ है इसका मतलब डेफिनाइट है। सॉल्व करने का तरीका, सम में पहले क्वेश्चन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? आई से। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई रेश टू एक्स dx। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का कैसे सॉल्व करोगे? डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स भूल जाओ और इनडेफिनाइट जैसा सॉल्व करो। अच्छा, इनडेफिनाइट कैसे सॉल्व करते? तो मैंने अच्छे से वीडियो बनाया है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे। आप चाहो तो अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो और कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो। ध्यान से देखो, लिमिट्स भूलने के बाद इसको सॉल्व करने का तो कैसे करेंगे पता है ना? 2 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन साइन है। जब भी इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन साइन आता है, हमको पता है 3 ऑप्शन आते हैं। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो आप लोग सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। या तो लास्ट ऑप्शन होता है u इंटू वी रूल। देखो, ये कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, ना तो सब्स्टिट्यूट होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा u इंटू वी रूल से। अच्छा, u इंटू वी रूल से कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई u इंटू वी रूल का फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, जिन लोगों को नहीं पता है, u इंटू वी dx। फॉर्मूला स्टार्ट होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू d बाई dx ऑफ u dx प्लस c। देखो, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, काम आसान हो जाएगा। तो 2 वैल्यू चाहिए, एक u और एक v की। तो इधर भी 2 वैल्यू है ना, u और v सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को पता है ना, डेरिवेटिव में u इंटू वी रूल है, उसमें कौन सा भी u और कौन सा भी v ले सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, कौन सा भी u और कौन सा भी v नहीं ले सकते। उसके लिए एक तरीका है जिसको बोला जाता है LIATE। ये लिएट मेथड बताएगा कौन सा u कौन सा v। ध्यान से देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे को बताओ, ये कौन सा फंक्शन है मैथमेटिक्स में? तो भाई ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सही है। अच्छा, ऊपर से नीचे आ जाओ। ऊपर से नीचे आने के बाद मेरे को बताओ कि अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों में से पहला फंक्शन कौन सा आता है? तो भाई आप लोग ऊपर से नीचे देखोगे ना, पहले अलजेब्रिक आता है, बाद में एक्सपोनेंशियल। तो जो पहले आता है उसको बोला जाता है u, जो बाद में आता है उसको बोला जाता है v। बस कुछ नहीं करने का। क्या करने का? u और v मिल गया, फॉर्मूले में डालो। फॉर्मूला स्टार्ट होता है u इंटीग्रेशन ऑफ e रेश टू x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ e रेश टू x dx इंटू d बाई dx ऑफ x। समझ में आ गया ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है ना, अपना क्या है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। लिमिट्स लिखना पड़ेगा, तरीका मैंने बता दिया था। स्क्वायर ब्रैकेट डालो और इधर लिमिट्स लिखो 0 to 1। एक्चुअली लिमिट्स किसमें सब्स्टिट्यूट करते पता है ना? इंटीग्रेशन के आंसर में। तो पहला इंटीग्रेशन निकालोगे। अच्छा, नॉर्मली आप बोलोगे सर इधर लिमिट्स क्यों नहीं लिखा? खाली इधर लिमिट्स लिखते ना तो लिमिट्स सिर्फ इसके साथ चले जाता है, इसमें लिमिट्स आता ही नहीं। समझ में आ गया ना? इसमें लिमिट्स अपन पुटअप ही नहीं करते। तो पूरा आंसर आने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है ना, उसमें वेरिएबल नहीं होते, एक्स और वाई वगैरह कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ कांस्टेंट आंसर आता है। तो अगर मैं लिमिट्स इधर देता, इधर देता, इधर देता ना, तो इसमें लिमिट्स अपन सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पाते। फाइनल आंसर में एक्स होता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो पूरा आंसर निकालने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके लिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया। समझ में आ गया? अब जिसका डेरिवेटिव बोला उसका डेरिवेटिव, जिसका इंटीग्रेशन बोला इसका इंटीग्रेशन। ये x का x, इसके साथ कुछ नहीं था, e रेश टू x का इंटीग्रेशन, e रेश टू x माइनस ये बड़ा इंटीग्रेशन ऐसे रखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेश टू x, e रेश टू x, डेरिवेटिव ऑफ x 1 dx 0 to 1।
अभी भी थोड़ा क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं इधर कर रहा हूं, ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, x, ये भी ऐसे ही रहेगा, e रेज टू x, समझ में आ गया ना, माइनस, मेरे को बताओ e रेज टू x इंटू 1 कितना होगा, e रेज टू x, और e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू x 0 to 1। अच्छा, आप लोग अभी देखो इंटीग्रेशन आ चुका है, क्योंकि एक भी इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं, आंसर आ चुका है, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का है। या तो ऐसे भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मैं दोनों में से e रेज टू x कॉमन निकाल रहा हूं, देखो ऐसा, समझ में आ गया। अब मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तरीका याद रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई इज इक्वल टू, ये पूरे फंक्शन में जिधर भी x है उधर 1 डालूंगा, तो देखो पूरे फंक्शन में तो e रेज टू 1, 1 माइनस 1, देखो पूरे फंक्शन में मैं अपर लिमिट डाल दिया, माइनस, अब पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट डालूंगा, बोले तो जिधर भी x है उधर 0 डालूंगा, e रेज टू 0, 0 माइनस 1। ध्यान से देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फंक्शन में अपर लिमिट डाला माइनस, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, देखो क्या आंसर आता है, ये क्या हो जाएगा, e रेज टू 1, e होता है 1 माइनस 1 0, माइनस एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है, 1 होता है, और ये होगा माइनस 1, e इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा क्या पता है ना, माइनस 1 इंटू 1 1 बचेगा। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, समझ में आ गया ना। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये लेक्चर में, समझ में आ गया। तो भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई भी फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है। जो जो क्वेश्चन आप लोग ने सॉल्व किए थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, सेम वही क्वेश्चन आएंगे डेफिनेट में, बस खाली क्या होगा पता है ना, एक्स्ट्रा चीज लिमिट्स दिया रहेगा। पूरा इंडेफिनेट जैसा सॉल्व करो और उसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 5 to 10 1 upon x plus 1 x plus 2। सब में पहला क्वेश्चन को i से रिप्रेजेंट कर देता हूं भाई। इंटीग्रेशन ये कितना है, 5 to 10 1 upon x plus 1 और x plus 2 dx, सही है, i से रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा ना, ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, अगर आप लोग ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से देखा रहेगा ना, तो ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है भाई ये क्वेश्चन सॉल्व होगा किससे, पता है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन से कौन से तरीके से सॉल्व होगा, तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए 3 कंडीशन होती है। डिनोमिनेटर डिग्री ज्यादा चाहिए, हाँ है, देखो ना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 2 है, न्यूमरेटर की 0, डिनोमिनेटर की ज्यादा है, डिनोमिनेटर ब्रैकेट फॉर्म में होना चाहिए, है, टाइप कौन सा है, 1। तो भाई ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, टाइप 1। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करते हैं ना। अगर आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन पता रहेगा ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं पता है ना, फ्रैक्शन को पकड़ लेते हैं, देखो ऐसा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टाइप 1 में कैसा होता है पता है, हर एक टर्म के ऊपर एक अननोन आता है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, इसको बोलो इक्वेशन 1, समझ में आ गया। अच्छा, क्या करते पता है क्या, सेकेंड स्टेप आप लोग ने डिवाइड कर दिया। सेकेंड स्टेप, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको इक्वल टू के उधर भेजा जाता है। जब ये डिनोमिनेटर इक्वल टू के उधर जाएगा तो किसके बाजू में जाएगा पता है क्या, पहली बात तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, और किसके बाजू में जाएगा, a के बाजू में भी जाएगा, b के बाजू में भी जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 1 इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर मैंने इक्वल टू के उधर भेज दिया। अब ये दोनों डिनोमिनेटर a के बाजू में अज्यूम करो, तो a के बाजू में x प्लस 1 भी है, x प्लस 2 भी है, तो नीचे भी x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 कैंसल, तो ये बचेगा x प्लस 2, बहुत आसान है। प्लस अज्यूम करो ये दोनों डिनोमिनेटर b के बाजू में भी है, तो x प्लस 2 कैंसिल, बचेगा क्या, x प्लस 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करने का पता है ना आप लोगों को, अब ये जो इक्वेशन 2 है ना, उसमें x का अलग अलग वैल्यू डालो ताकि आप लोग को a और b का वैल्यू मिले, और a और b का वैल्यू मिल गया ना तो समझो सम खत्म हो जाता है। अब a और b का वैल्यू मिलने के लिए इसमें x का अलग अलग वैल्यू डालो। कितना वैल्यू डालोगे, 2, क्योंकि 2 अननोन है ना, a और b। कौन कौन सा डालोगे, तो भाई यहां से मिलता है, देखो ये x प्लस 1 को इक्वेट करो 0 से, तो x इक्वल टू माइनस 1, देखो एक वैल्यू, इधर से सेकेंड वैल्यू मिलेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, ये सेकेंड वैल्यू मिल गया। तो 2 वैल्यू मिल गया, एक एक करके पुटअप करो। ध्यान से देखो, पहला सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, -1 डालूंगा, जिधर भी x है उधर, तो इधर ये 1 हो गया,
इज इक्वल टू ए -1 + 2, इधर भी डालूंगा प्लस बी, एक्स के जगह पे -1 + 1, जिधर भी एक्स अगर -1 डालूंगा। अब 1 इज इक्वल टू ए, ये कितना हो जाएगा पता है ना, तो -1 + 2 1 हो जाएगा, और ये तो कितना हो जाएगा पता है ना, -1 + 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो a का वैल्यू मिल गया आपको 1। अब क्या करो पता है क्या, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू क्या डालो भाई, -2 डालो इन इक्वेशन 2, तो 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, इधर x होता तो इधर भी डालता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा a -2 + 2 प्लस b -2 + 1, 1 इज इक्वल टू a, ये तो क्या हो जाएगा 0, प्लस ये b कितना हो जाएगा -1, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1। समझ में आ गया। एक बार a और b का वैल्यू मिल गया, उसको इक्वेशन 1 में पुट अप कर लो, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो क्वेश्चन देखो कैसा बन जाएगा, तो नाउ 1/x + 1 x + 2 इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, देखो इसमें डालने का, a का वैल्यू 1 है, तो आएगा 1/x + 1 प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -1, तो इधर -1 आएगा, -1/x + 2। अच्छा आप क्या करने का पता है ना, ये आ गया। अब आप लोगों को क्या चाहिए पता है ना, ये चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर लो, दैट्स इट। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा मेरे को बताओ, 5 to 10 1/x + 1 x + 2 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 to 10 1/x + 1 प्लस इंटू माइनस -1/x + 2 dx। अब ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन है, तो आप लोग इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर है विच विल बी इक्वल टू दिस। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, कितना फंक्शन है, तो भाई 2 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है, तो माइनस साइन है, कैसे सॉल्व होगा, अलग अलग, ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन 5 to 10 1/x + 1 dx माइनस ये क्या होगा 5 to 10 1/x + 2 dx। बहुत आसान है। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन कैसे आता है पता है ना, तो याद रखो पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप 1 ये 1/x का कंपोजिट फॉर्म है, 1/x का क्या होता है log x, तो इसका क्या आएगा पता है log x + 1/x के साथ क्या है 1, 5 to 10 माइनस ये क्या हो जाएगा log x + 2/x के साथ क्या है 1, ये कितना हो जाएगा 5 to 10। अब आंसर आ चुका है, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ में आ गया ना। डिनोमिनेटर में 1 नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ध्यान से देखो। अभी इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का है ना, तो पहले अपर लिमिट डालो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट डाल रहा हूं, x के जगह पे 10 डालेंगे, तो जैसे इधर अपर लिमिट डाला x के जगह पे 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, अपर लिमिट डाल रहा हूं तो आ गया 11, समझ में आ गया ना, 10 + 1 11 माइनस, अब इसमें लोअर लिमिट डालूंगा, x के जगह पे 5 डालूंगा तो कितना आ जाएगा log 6, बहुत आसान है। और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, 1 हो गया माइनस, अब इसका आप लोग समझ लो जरा, ये माइनस लिख दिया, इसमें भी अपर लिमिट डालो, जैसे इसमें अपर लिमिट डाला तो कितना आएगा log 10 + 2 12 माइनस log इसमें 5 डाला तो लोअर लिमिट डाला तो कितना आएगा 7। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, log a - log b कितना हो जाएगा, तो log a/b 11/6 माइनस a कितना हो जाएगा log 12/7। अब वापस से इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, log a - log b, तो ध्यान से देखो, मैं ये छोटा सा पार्ट क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, इधर आंसर बता देता हूं आप लोगों को, फाइनल क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो फाइनली क्या आ गया पता है ना अपना, इसको अभी a कंसीडर करो ये, और इसको b कंसीडर करो, तो log a - log b क्या हो जाएगा पता है ना, log 11/6/12/7, समझ में आ गया।
ये आ गया। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसा होगा पता है ना, जब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो उल्टा आ जाएगा, क्या हो जाएगा log 11 इंटू 7 अपॉन 12 इंटू 6। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा पता है ना, log 77 और 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा 72। समझ में आ गया पक्का। और ये है आपका आई, समझ में आ गया। तो ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर, और थोड़े से समझ लेते सम्स। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखो कैसा दिया गया है, बोला है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin 3x इनटू cos 2x। सब में पहला काम, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करो किससे, आई से। इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा ये कैसे सॉल्व होगा पता है ना, तो देख के पता चल रहा है ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का है। और ये कैसे सॉल्व होगा पता है ना, फॉर्मूले से सॉल्व होगा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला पता है कि आप लोगों को, ध्यान से देखो ये वाला फॉर्मूला, 2 sin a इंटू कॉस b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये वाले फॉर्मूले से क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो ना, साइन चाहिए कॉस चाहिए, साइन और कॉस तो है, दोनों एंगल अलग अलग है, लेकिन आगे क्या चाहिए, 2 चाहिए। अपने केस में है नहीं है, तो आप लोग को लाना पड़ेगा। कैसे लेके आओगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, मैं फॉर्मूला इसका डाल रहा हूं। देखो ये अपना हो गया a और ये हो गया अपना b, 2 sin a इंटू कॉस b। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा पता है ना, sin a प्लस b, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं मैं, a प्लस b बोले तो कितना होगा 5x, a प्लस b ना, 3x प्लस 2x 5x हो गया, प्लस साइन, मेरे को बताओ क्या हो जाएगा, a माइनस b 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा x। अब बताओ कितने फंक्शन है, तो भाई 2 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, अलग अलग करके सॉल्व कर दो। अच्छा जब भी इंटीग्रेशन के आगे कोई टर्म होगा ना, ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डाल लेगा। देखो ऐसे बड़ा ब्रैकेट डालते हैं। अब अलग अलग कर दो क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई साइन 5x dx प्लस 0 टू पाई साइन x dx। अब इंटीग्रेशन निकालो, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मेरे को बताओ ये 1/2 बाहर ऐसे ही रहेगा, जरा बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूं मैं ऐसा। मेरे को बताओ sin 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा पता है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, कंपोजिट फॉर्म है। किसका कंपोजिट फॉर्म पता है, साइन का। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस। तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस 5x अपॉन 5। ये कंपोजिट फॉर्म है ना, तो जो x के साथ ही लिखना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन में कंपोजिट फॉर्म है। आंसर आ गया, लिमिट्स का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट डाल के लिमिट 0 टू पाई। समझ में आ गया, बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है भाई साहब। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x। इधर भी लिमिट सब्स्टिट्यूट। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कंपोजिट है, क्यों, x के साथ कांस्टेंट है तो नीचे लिखना पड़ता है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, sin x का माइनस कॉस x, ये होगा 0 टू पाई। अच्छा लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का किसमें पता है ना, x के जगह पे अपर लिमिट डालूंगा, फिर x के जगह पे लोअर लिमिट डालूंगा। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का x में, तो ये माइनस और ये 5 को ना मैं बाहर निकाल सकता हूं कांस्टेंट। क्यों पता है, ताकि आपका सब्स्टिट्यूशन का काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं प्लीज। माइनस 1/5 मैंने बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या बताओ, cos 5x। अब इजीली आप लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये भी माइनस बाहर निकाल दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। लिमिट अच्छे से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, i इज इक्वल टू ये हाफ है माइनस 1/5। आप लोग जरा इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा पता है ना, अपर लिमिट x के जगह पे पाई आ जाएगा, तो cos 5 पाई। माइनस इधर 0 डालोगे तो 15 ही होगा, इधर 0 डालूंगा तो 5 2 0 0 cos 0। पहला वाला हो गया। माइनस अगर मैं इसकी बात किया तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट cos पाई माइनस cos 0। समझ में आ गया। i इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में
-1/5। अगर मैं बात करूं ना cos 5 की, आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर लो, इसका आंसर आएगा -1। आप लोग माइनस cos 0 कितना होता है 1, माइनस cos 5 कितना होता है -1, और ये कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया? तो I इज इक्वल टू 1/2, ये कितना होगा पता है ना, -2 बोले तो ये कितना हो जाएगा -1, और ये -2 बोले तो ये हो जाएगा 2/5, और ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा +2। अब अगर थोड़ा सा आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो I इज इक्वल टू, बाहर तुम्हारा 1/2 है, इसका एलसीएम ले ले तो इधर 10 आ जाएगा, 10 + 2 12/5 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अब ये कैंसल और ये कैंसल, 6, फाइनल आंसर आएगा 6/5। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो एक सम देख लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के ऊपर, तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन में हर वो क्वेश्चन आ सकता है जो आप लोग ने इनडेफिनेट में किए थे। समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेते हैं, एक और सम समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 2 log x/x dx दिया हुआ है। सब में पहला काम कैसे सॉल्व होगा वो बाद में बात कर लेंगे, पहले इसको मैं I से रिप्रेजेंट कर देता हूं, है ना, log x/x dx। अब इसको सॉल्व करने का है। अच्छा आप लोग ध्यान से देखो ना, log x/x ये एक ही फंक्शन है पूरा, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कंपोजिट फॉर्म नहीं, अदर फॉर्म की कैटेगरी में आ रहा है। अब अदर फॉर्म में कौन सा ऐसा इंटीग्रेशन में फॉर्म है log x/x, ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखो, अगर इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्म नहीं हो रहा है ना, समझ में देख के पता नहीं चल रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। लेकिन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम क्या है पता है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में 2 फंक्शन चाहिए होता है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है क्या, ऐसा नहीं है। तो आप लोग बना सकते हो I इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 1 to 2 log x into 1/x। ध्यान से देखो, समझ में आ गया ना? एक्चुअली अब जब भी इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है ना, इसको ना एक फंक्शन समझा जाता है, सिंगल, दो नहीं देखते, क्योंकि इंटीग्रेशन में u/v रूल नहीं है, तो एक ही फंक्शन है ये। अगर ये एक फंक्शन है ना, ये एक, तो आप लोग फॉर्म पहचान आना चाहिए, फॉर्म नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समझ में ना, अलग अलग फॉर्म है। लेकिन प्लीज अगर आपको देख के फॉर्म पहचानने नहीं आ रहा ना, तो चांसेस होता है वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। प्लीज याद रखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्लीज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्लियर लो, कर लो। बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कंपलसरी एक ना एक क्वेश्चन आता है। वीडियो अवेलेबल है मेरे इंडेफिनेट पे, आप लोग देख लेना प्लीज। समझ में आ गया? तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, log x into 1/x, 2 फंक्शन बन गए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है पता है ना, ध्यान से देखो, 2 वैल्यू है ना, 2 में से एक को t सब्स्टिट्यूट करो। क्या करने का, 2 वैल्यू है, 2 में से एक को t सब्स्टिट्यूट करने का। तो log x को t डालो या तो 1/x को t डालो। तो तरीका क्या पता है ना, किसको t डालने का, जिसका डेरिवेटिव बाजू में है। तो मेरे को बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो log x का डेरिवेटिव है ना, तो log x को t सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ध्यान से देखो, तो लेट log x को t डाल देने का। अच्छा t डाल के करना क्या, नेक्स्ट है, ध्यान से देखो, एकदम इंपॉर्टेंट है, log x का डेरिवेटिव निकालो, क्या होता है 1/x, बाजू में dx लिखने का और इधर dt लिखने का। याद रखो ये स्टेप बाय हार्ट कर लो। जो भी इधर टर्म इक्वल टू t आप लोग ने डाले ना, ये टर्म का डेरिवेटिव लिखने का, बाजू में dx लिखने का, इक्वल टू dt लिखने का। समझ में आ गया? अब क्या करो, ये सारी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो प्लीज। ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर ये इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो प्लीज मेरा वीडियो देख लो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे, उसमें मैंने अच्छे से बताया ये कहां से आता है, कैसे आता है। समझ में आ गया ना? डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक है प्लीज। डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको आता है, जिसको इनडेफिनेट आता है। तो इनडेफिनेट करके ये सारे टॉपिक देखो ना, आप लोग को मजा आएगा। अच्छा ये तो ना मेरे को बताने की जरूरत नहीं, जिन लोग का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ है ना, वो ये क्वेश्चन देख के पहचान लेंगे, भाई ये क्वेश्चन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, लोगों को पता है ये सॉल्व कैसे करते हैं, और लोगों को पता रहेगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, और लोगों को खुद को पता रहेगा log x को क्या सब्स्टिट्यूट किया जाता है, t। तो रिक्वेस्ट है, अगर डायरेक्ट आप ये सब वीडियो देख रहे हैं मत देखो प्लीज, वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है। आप लोग पहले इंडेफिनेट करो, फिर डेफिनेट, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने के लिए, अगर मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर है तो। ध्यान से देखो, तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I इज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ। तो log x के जगह पे क्या आ जाएगा, log x के जगह पे t आ जाएगा, और 1/x dx के जगह पे dt। देखो सही है ना,
log x के जगह पे t डाल दिया और 1/x dx के जगह पे क्या डाल दिया dt। अच्छा ध्यान से देखो ना, इधर क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट्स। मैं ये लिमिट्स नहीं लिख सकता 1 to 2, क्यों पता है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन x के फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा, तो लिमिट भी किसकी है पता है ना, x की है। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आ गया, t के फॉर्म में, तो लिमिट्स भी किसकी चाहिए, t की चाहिए। t की लिमिट है क्या, नहीं है। तो प्लीज ध्यान से देखो, जब भी डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ऐसा t वगैरह कोई नई वैल्यू डालते हो ना, तो प्लीज याद रखो उसको सॉल्व करने के दो तरीके हो जाते हैं। अब पहला तरीका ध्यान से देखो, क्वेश्चन x के फॉर्म में था, लिमिट भी x की थी, अब क्वेश्चन t के फॉर्म में आ गया, लिमिट c की चाहिए, मैं x की लिमिट नहीं लिख सकता हूं। तो अब मेरे पास दो तरीके। पहला तरीका है आप लोग t की लिमिट्स फाइंड आउट करो। समझ में आ गया, क्या करो, t की लिमिट्स फाइंड आउट करो और इधर पुट अप करके सॉल्व कर लो, दैट्स इट। एक और तरीका है, सेकंड तरीका क्या बताएगा, आप लोग को t की लिमिट्स नहीं फाइंड आउट करने का मत करो, आप लोग ये इंटीग्रेशन को क्या करो पता है क्या, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद t का वैल्यू क्या डालो, log x डालो, और एक बार log x आ गया ना इंटीग्रेशन में, फिर यही लिमिट्स आप लोग डाल सकते हो। समझ में आ गया, मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखो। मेथड 1, मैं t का लिमिट्स नहीं फाइंड आउट कर रहा, किस किस बच्चे को भारी पड़ता है t का लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं। आप लोग को पता है ना इसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा, x रेज़ टू n से आएगा, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n कुछ नहीं है बोले तो 1 है, तो ऐड कर दो, इसका इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। प्लस c क्यों लिखा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन क्या है पता है ना, इनडेफिनाइट है। भले ये क्वेश्चन डेफिनेट है, ये क्वेश्चन इनडेफिनेट है, इसके लिए प्लस c लिखा। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अब मैं इंटीग्रेशन का आंसर तो आ गया ना t के फॉर्म में, लेकिन मेरे को क्या करने का, क्वेश्चन log x के फॉर्म में था, सॉरी x के फॉर्म में था, अब t के जगह पे क्या डालो पता है क्या, log x डालो, log x द होल स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ गया। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं पता है ना, देखो ध्यान से, लिमिट्स किसकी थी पता है ना, x की लिमिट्स थी, लिमिट x की थी, क्वेश्चन t के फॉर्म में आ गया, तो ये x की लिमिट नहीं लिख सकता था। तो एक पहला मेथड क्या बोलता है पता है क्या, आपका क्वेश्चन t के फॉर्म में आ गया ना, उसका आंसर निकालो, t के फॉर्म में आ गया, आप बैक सब्स्टिट्यूट करो, log x आ गया, x के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, अब इसमें लिमिट्स डालो। क्या है लिमिट्स, 1 to 2, बहुत आसान, समझ में आ गया। अच्छा जैसे ही मैंने लिमिट्स डाले ना, प्लस सी चला जाएगा, क्यों पता है ना, इनडेफिनेट में प्लस सी आता है, डेफिनेट में प्लस सी नहीं आता। प्लीज तरीका याद रहेगा, दो तरीका, मैं पहला तरीका बता रहा हूं, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज, इसके बाद में मैं एक और टॉपिक लूंगा तो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन का टेंशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लो प्लीज, जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन आता है तो दो तरीके, जब आपका क्वेश्चन आएगा t के फॉर्म में, तो पहला काम क्या करो, t के फॉर्म में ना ये लिमिट्स नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, x की है, ये लिमिट्स नहीं आएगी। समझ में आ गया ना, तो ये लिमिट्स नहीं लिख सकता, तो करो क्या पता है, t के जैसे ये इंटीग्रेशन t के फॉर्म में सॉल्व कर दो, आंसर आएगा t के फॉर्म में। अब t के जगह पे log x डालो, क्यों पता है, क्योंकि मेरे पास लिमिट x की है। अब देखो आ गया, log x बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, t के जगह पे जो भी वैल्यू थी, नॉट नेसेसरी हमेशा log आएगा, जो भी t की जगह पे वैल्यू थी पुट अप कर लो। अब इसमें क्या करो पता है क्या, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, अपर लिमिट माइनस, तो x के जगह पे 2 डालूंगा, ध्यान से देखो, log 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आएगा, देखो आंसर आ गया। अब ये कितना होता है पता है क्या, log 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि सिंस log 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, जरा इधर लिख ले रहा हूं, i इज इक्वल टू log 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2, ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। समझ में आ गया, log 1 0 हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग कितना हो गया, 0 हो गया, पूरा टर्म चला गया, ये बच गया। अच्छा कोई बच्चा बोलता है ये आगे ले लो ना सर, तो 2 और 2 कैंसिल होगा, नहीं, प्रॉपर्टी क्या पता है ना, log a रेज टू b है, तो b log a होता है। देखो ये जो रेज टू पे ना वो सिर्फ a के साथ होना चाहिए, लेकिन अपने कंडीशन में, अपने क्वेश्चन में ऐसा है log a द होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर आगे नहीं आ पाएगा। समझ में आ गया ना, इसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। ये था मेथड 1, याद रहेगा, पक्का समझ में आ गया। आई
तो मैं यहां तक पहुंचा था, है ना, यहां तक पहुंच के मैंने बैक सब्स्टिट्यूट किया, देखा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है, टी के फॉर्म में, ये लिमिट्स नहीं लिख सकता, तो क्या करो पता है क्या, आंसर भी टी के फॉर्म में निकालो, फिर टी का वैल्यू डालो, फिर लिमिट्स लिख के सॉल्व कर दो। एक और तरीका है मेथड 2, ध्यान से देखो। देखो यहां तक आ चुके थे अपन log x के, मैं वापस से वैल्यू डाल रहा हूं, देखो यही वैल्यू log x के जगह पे आप लोग क्या डालो, t डालो, और 1/x के जगह पे क्या डालो, 1/x dx के जगह पे क्या डालो, dt डालो। सही है ना। अच्छा अब मैं ये लिमिट्स तो नहीं लिख सकता 1 to 2 ना, क्योंकि ये लिमिट x की है, तो एक तरीका ये मैंने बता दिया है ना, लिमिट्स में t का सॉल्व करो इंटीग्रेशन, फिर t का वैल्यू डालो, फिर लिमिट्स डालो, x के लिमिट्स में सॉल्व। एक और तरीका है, क्या करो पता है क्या, आप क्वेश्चन आ गया ना t के फॉर्म में, तो लिमिट्स भी t का चाहिए, तो आप लोग क्या करो पता है क्या, t का लिमिट्स फाइंड आउट करो, ये है मेथड 2, t का लिमिट फाइंड आउट करने का। कैसे, तो ध्यान से देखो, ये ऐसा एक बॉक्स बना देने का जिसके अंदर 6 छोटे बॉक्स होंगे। अब ये सारे बॉक्स फिल कर दो, आपको t का लिमिट्स मिल जाएगा। कैसे, तो पहला इधर किसका लिमिट दिया गया है भाई, x का लिमिट दिया गया। अब इस पे ध्यान मत दो प्लीज, यहां से यहां याद रखो, t का लिमिट्स नहीं था, मैं फाइंड आउट करूंगा, ध्यान से देखो, है ना। तो x का लिमिट दिया गया था, किसका लिमिट फाइंड आउट करने का है, t का, वो नीचे लिखो। x का क्या लिमिट दिया गया है, 1 to 2, 1 और 2। अब t का लिमिट फाइंड आउट करने का है, तो ध्यान से देखो क्या करो, t का लिमिट फाइंड आउट करने का है वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया गया। कौन सा, तो देखो ना ये वाला log x इक्वल टू t। अब रफ में क्या करो पता है क्या, ध्यान से देखो, इसमें ना x के जगह पे क्या डालो पता है क्या, एक बार 1 डालो, t का वैल्यू निकालो, फिर x के जगह पे 2 डालो। तो ध्यान से देखो, when x equal to 1 है, when x equal to 1, तो log 1 equal to t, log 1 कितना होता है, 0। तो जब x का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू क्या है, 0। सही है। अब देखो when x equal to 2, इसमें x के जगह पे 2 डालो, तो log 2 equal to, जब x का वैल्यू 2 है तो t का वैल्यू कितना है, log 2, तो log 2 मिल गया मेरे को t का लिमिट्स। तो अब देखो क्वेश्चन कैसा बन गया ये, therefore I is equal to, t का लिमिट्स क्या मिल गया आप लोगों को, इधर ही लिखता हूं, t का लिमिट्स क्या मिल गया, x का वैल्यू 1 था तो t का लिमिट 0 है, और x का वैल्यू 2 था तो t का लिमिट log 2 है। देखो ये आंसर आ गया log 2, ऐसा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो, इसका इंटीग्रेशन तो सिखाया मैंने कैसे आएगा, क्या आएगा मेरे को बता, इसका इंटीग्रेशन t² 2, लिमिट्स डाल दो, क्यों, क्योंकि मैंने t का लिमिट्स फाइंड आउट किया, 0 to log 2। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करो जरा, अपर लिमिट डालो, t के जगह पे log 2 डालो, log 2 the whole square upon 2 माइनस 0, t के जगह पे 0 डालो, लोअर लिमिट 0 upon 2, तो बचेगा क्या पता है ना, log 2 the whole square upon 2 इक्वल टू y। ये तो 0 हो गया, देखो आंसर सेम आ रहा है। मेथड 1 से भी आंसर यही आया, मेथड 2 से भी आंसर यही आया। तो ये कंसेप्ट है आप लोगों का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। जब आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना तो आप लोग को क्वेश्चन टी के फॉर्म में आएगा। अब टी के फॉर्म में आ गया तो दो ऑप्शन है, या तो टी का लिमिट्स फाइंड आउट करो और सॉल्व करो, अगर टी का लिमिट फाइंड आउट नहीं करने का तो आंसर भी टी के फॉर्म में लाओ, फिर टी का वैल्यू डालो और एक्स के लिमिट से ही सॉल्व करो। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते ताकि आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ध्यान से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to pi 1/5 plus 4 cos x dx। अब इसको सॉल्व करने का समय पहले मैं i से रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो 0 to pi 1/5 plus 4 cos x dx। अच्छा अभी ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन निकालने का है। अगर आप लोग ने इंडेफिनेट किया है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इंटीग्रेशन में देखो ना ये वाला फॉर्म है 1/a plus b sin x dx, ये वाला फॉर्म है। ये वाले फॉर्म पे अगर आपको आता नहीं तो ये वाले फॉर्म पे भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हो। समझ में आ गया ना। तो अब देखो ना ये वाले फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या था पता है ना, 4 वैल्यू आप लोगों को याद रखनी थी। तो ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्म ये है 1/a plus b cos x, भी चलेगा, या तो 1/a sin x plus b cos x plus c dx। देखो
या तो क्वेश्चन ये फॉर्म में, ये फॉर्म में, ये फॉर्म में, तीनों एक ही टाइप है। समझ में आ गया ना? तो ऐसा नहीं कि खाली sin x के लिए cos x के लिए भी और ये वाला फॉर्म भी है। अच्छा, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना? आप लोग को कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ध्यान से देखो कौन सी वैल्यू। तो लेट cos x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। cos x की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और कौन सी वैल्यू? dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या है? 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और कौन सी वैल्यू? तो भाई t की वैल्यू आप लोग को याद रखना पड़ेगा tan x बाय 2। याद रहेगा? अगर ये sin x का क्वेश्चन होता है ना तो sin x की वैल्यू याद रखना होता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ गया ना? इसमें sin cos dx सबकी जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या करने का पता है क्या? वैल्यू तो हम लोग ने लिख लिया, अब ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं dx की जगह पे ये वैल्यू पुट अप करूंगा, cos x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू, मैं ये जो dx है ना उसको इधर अज्यूम कर रहा हूं। देखो ना, 1 इंटू dx बोलो या इधर dx बोलो, बात एक ही है। तो dx मैं इधर अज्यूम कर रहा हूं। समझ में आ गया ना? तो dx की वैल्यू न्यूमरेटर में लिख रहा हूं। क्या है? तो 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो लिख लिया, अपॉन डिनोमिनेटर 5 प्लस 4। cos x की वैल्यू लिखने का आप लोगों को 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? देखो कुछ नहीं किया। अगर ये फॉर्म का क्वेश्चन आता ना, वैल्यू याद रखो, sin x, cos x, tx और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अपन को cos और dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, अब ध्यान से देखो ना, ये क्वेश्चन x के फॉर्म में था ना, तो ये जो लिमिट्स है वो x की है। अब क्वेश्चन आ गया t के फॉर्म में, तो लिमिट्स भी किसकी चाहिए? t की। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो अभी इसके पहले वाले सम में हम लोग ने बात किया था ना भाई, इसको अब सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या करो, पूरा इंटीग्रेशन t के फॉर्म में लाओ, लास्ट में t का वैल्यू क्या डालो, 10x बाई 2 और ये लिमिट से सॉल्व कर दो। सेकेंड तरीका क्या करने का पता है ना, क्वेश्चन t के फॉर्म में आया ना, तो आप लोग नई लिमिट्स फाइंड आउट करो t की। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या? नई लिमिट्स फाइंड आउट कर रहा t की, ताकि काम अपना आसान हो। ध्यान से देखो, t की लिमिट्स फाइंड आउट करने का तो आप लोग को पता है, ऐसा बॉक्स बनाना पड़ता है, अंदर 6 छोटे बॉक्स बना दो। किसका लिमिट दिया गया है? x का लिमिट दिया गया है। किसका लिमिट फाइंड आउट करने का? t का लिमिट फाइंड आउट करने का है। x का क्या लिमिट दिया गया है? 0 और पाई। देखो ना इधर 0। अब t का लिमिट फाइंड आउट करने का है, तो आप लोग वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें इक्वल टू t डाला। देखो इसमें ये वाला इक्वेशन पकड़ लो। अब इधर x का अलग अलग वैल्यू डालो, t का वैल्यू निकालो। x का कौन सा वैल्यू डालोगे? तो भाई 0 और पाई। तो ध्यान से देखो, व्हेन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है ना, 10 0 अपॉन 2 बोले तो 0, 10 0 अपॉन 2 बोले तो 0, 10 0 कितना होता है? 0। तो जब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू भी 0 है। व्हेन x इक्वल टू पाई, तो t इज इक्वल टू क्या होगा पता है? 10 पाई बाई 2। 10 पाई बाई 2 कितना होता है पता है क्या? इंफिनिटी होता है। तो जब x का वैल्यू पाई है तो t का वैल्यू इंफिनिटी। देखो ना आ गया, x का वैल्यू मैंने पाई डाला, इधर पाई डाला, तो 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 कितना होता है? इंफिनिटी। तो t का वैल्यू इंफिनिटी है। समझ में आ गया? तो आप लोगों को क्या मिल गया? नई लिमिट्स में मिल गया। तो इधर लिख सकता हूं मैं 0 टू इंफिनिटी। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो ध्यान से देखो, I 0 टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर वैसे ही होगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, सही है ना? अब I इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर बचा 2 dt। अब डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर। सही है? अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, न्यूमरेटर में से 2 बाहर आ गया, बचा 0 टू इंफिनिटी, तो ऊपर बच जाएगा 1। अच्छा, 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर बचा t स्क्वायर, और 5 प्लस 4 कितना हो गया? तो भाई हो गया 9। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसा है पता है कि ये क्वेश्चन है ना, ये वाले फॉर्म से आता है, स्पेशल केस। देखो इधर लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, आंसर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। देखो ये फॉर्म से आता है वो,
समझ में आ गया ना ये वाला इंटीग्रेशन। तो 1 है, हाँ है, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर चाहिए तो लेके आओ ना। तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा 2 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dt। समझ में आ गया। अब मैं फॉर्मूले में डाल आई इज इक्वल टू, ये 2 तो बाहर का है, इधर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन ए, बोले तो 1 अपॉन 3 tan इनवर्स t अपॉन 3, और इधर लिमिट्स आएगा 0 टू इंफिनिटी। i इज इक्वल टू, ये 2 ऐसे ही रहने दो, अब लिमिट्स डालो, अपर लिमिट डालो 1 अपॉन 3 tan इनवर्स। जैसे t के जगह पे अपर लिमिट इंफिनिटी डाले ना, तो इंफिनिटी अपॉन 3 इंफिनिटी हो गया पूरा, माइनस वापस यही फंक्शन में 1 अपॉन 3 tan इनवर्स, t के जगह पे 0 डालो तो 0 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 0। अब i इज इक्वल टू 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 अपॉन 3 ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है पता है क्या, 5/2। समझ में आ रहा है। माइनस 1 अपॉन 3 और tan इनवर्स 0 कितना होता है पता है क्या, 0। समझ में आ गया। अब ये तो चला गया, बचा क्या पता है ना, आई ये तो चला गया, बचा कैंसल कैंसल, आंसर आएगा π/3। समझ में आ गया। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल हम लोग ने समझ लिए डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे, और इंपॉर्टेंटली क्या बताया क्या, एक और हम लोग ने सम समझ लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। अच्छा, अगर किसको ये नहीं करने का है ना, टी का लिमिट्स नहीं फाइंड आउट करने का है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं पता है ना, और लोग आंसर टी के फॉर्म में लाओ, फिर टी के जगह पे tan x/2 डालो और फिर ये लिमिट सॉल्व कर देना, तो भी आंसर आप लोगों को सेम आएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग ने डेफिनाइट इंटीग्रेशन सीखा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, लेकिन कौन से तरीके से, थ्रू इनडेफिनेट की टेक्निक। इनडेफिनेट की टेक्निक बोले तो इंटीग्रेशन दिया जाता था, लिमिट्स भूल जाते थे, इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे और फिर क्या करते थे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते थे। समझ में आ गया। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे। नॉर्मल तरीका बोले तो नॉर्मली इसमें क्या किया पता है ना, मैंने इंटीग्रेशन निकाला, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का, तो डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में कंपलसरी क्वेश्चन आता है डेफिनेट की प्रॉपर्टीज के ऊपर। समझ में आ गया। आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आ रहेगा। थैंक यू वेरी मच।